हाय गाइस, कस्टम क्लासेस में आपका स्वागत है। ये क्लास 11th अकाउंटेंसी के लिए सीरीज़ है और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको अपने रिवीजन के टाइम पे हेल्प चाहिए तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। कल मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशंस का एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए। एंट्रीज तो हमने समझ ली, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है जितनी भी चीज़ों के साथ हमने इस चैप्टर में डील किया था। अब बात आती है कि आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज हो जाती हैं, डिफरेंट थिंग्स लिखनी होती हैं। जो मेरे दोस्त इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं वो जानते होंगे कि हमें अलग अलग ही अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो जब आप इलस्ट्रेशन से कर रहे हैं चलो तब तो आपको पता है कि आपको कितनी चीज़ें बनानी है, लेकिन अनसॉल्व क्वेश्चन में या फिर एग्ज़ाम के टाइम उस वक्त हम उस चीज़ को कैसे अटेम्प्ट करें, वो चीज़ हमारे दिमाग में घूमती रहती है। अच्छा, इससे एक चीज़ और, ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बैलेंस शीट बताना चाहूँगी कि बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट वैसे तो हम लोग जब अपना अकाउंटिंग पीरियड के एंड में होते हैं, जब हमारे सारे अकाउंट्स बन जाते हैं, सारी एंट्रीज हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, अपने एक साल का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस जब हम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद सबसे एंड स्टेप होता है हमारा बैलेंस शीट बनाना। क्योंकि उसी में ही आपने जो आपकी कंपनी की जो जितनी भी एसेट्स और वगैरह लाइबिलिटीज़ होती हैं वो लिखी होती है। ये होता है ना, दिखाने वाली चीज़ कौन सी है? दिखाने वाली चीज़ है बैलेंस शीट। ठीक है, अगर आपको किसी को कुछ दिखाना है तो आप उसको आप कंपनी की बैलेंस शीट उसे दिखाइए, उससे ही उसको उसकी पोजीशन का पता चल जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनती कैसे? बैलेंस शीट में अभी हम लोग जो बैलेंस शीट के टर्म्स हैं, क्योंकि मैं उनको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको, तो आपको अब समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका एक बार हम फॉर्मेट देख लेते हैं। ये टी शेप बनती है। अब टी शेप क्या होता है? ये होती है टी शेप। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, तो इसकी टी शेप होती है। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट क्या होता है ये आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत काम आएगा, इसलिए इसको थोड़ा ना ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ, यहाँ पर कंपनी का नाम, ओनर का नाम या फिर एंटरप्रेन्योर होती है या फिर किसी भी कंपनी का नाम अगर दे रखा होता है तो वो यहाँ आती है। एज एट, इसमें सबसे मोस्टली हमारे जो अकाउंट्स एंड होते हैं वो 31 मार्च को एंड होते हैं, तो 31 मार्च और ईयर। ठीक है, ये आपकी डेट आती है इसमें। उसके बाद हम इसे फिर टी शेप पे आ जाते हैं। बैलेंस शीट के राइट साइड में लिखी होती हैं एसेट्स आपकी। अब आप एसेट्स समझते होंगे कि एसेट्स क्या होती हैं। जो कंपनी एक बिजनेस ओन करता है वो उसकी एसेट होती हैं। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जो कंपनी को पे करनी होती हैं वो लाइबिलिटीज होती हैं। तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे लाइबिलिटीज आती हैं और राइट हैंड साइड पे एसेट्स आते हैं। एसेट्स आपके करंट एसेट्स और जितने भी नॉन करंट एसेट्स या और टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स, वो इस पे लिखे जाते हैं। ठीक है, और उसका टोटल यहाँ नीचे। लाइबिलिटीज में आपकी कैपिटल, जितनी भी अपनी लाइबिलिटीज साइड आती हैं, क्रेडिटर्स, लोन्स, जितने भी अभी तक हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस में जितने भी आपने छोटे मोटे टर्म समझे हैं लाइबिलिटीज से रिलेटेड, वो सारे इस तरफ आएंगे। एसेट्स इस तरफ आएंगे।
इसमें एसेट के ना इनके क्लोजिंग बैलेंस आते हैं, जो सबसे एंड में जो आपकी वैल्यू साल के एंड में होती है इन सब चीज़ों की, वो इसमें लिखी जाती है। जैसे मैंने आपको उसमें लास्ट में समझाया था डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन आपने काट लिया अपने फिक्स्ड एसेट में से। तो सपोज अगर मैं यहाँ पर फर्नीचर लिख रही हूँ, तो उसमें से फर्नीचर में से जैसे सपोज फर्नीचर मेरे साल में स्टार्टिंग में था 2000 का, तो उसमें 20 रुपये का डेप, तो डेप माइनस करके ही मैं यहाँ पर लिखूंगी। ठीक है, तो ये होगी इसकी क्लोजिंग बैलेंस, जो सबसे एंड में होती है वो लिखी जाती है। अब बैलेंस शीट, जैसे कि वो नाम सजेस्ट कर रही है, बैलेंस शीट का मतलब होता है जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस का मेन मोटिव था कि कंपनी की एसेट और उसकी टोटल लायबिलिटीज बराबर होती है। इसका मतलब ये टोटल और ये टोटल आपका हमेशा बराबर होना चाहिए। वही हो गया ना जो अभी तक हम लोग पढ़कर आ रहे थे कि एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये निकल कर आ गया। अब बैलेंस शीट आपको पता चल गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं। जैसे देखिए, जब आप पेपर अपने क्वेश्चन इस चैप्टर का अटेम्प्ट करने बैठेंगे तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ एसेट है और कौन सी चीज़ लायबिलिटी है, और उसमें क्या क्या इफेक्ट होगा। क्योंकि आपको ट्रीटमेंट में सारे समझा चुकी हूँ, और अब मैं ये आपसे उम्मीद करती हूँ कि अब आपको समझ में आता होगा कि एक पर्टिकुलर एंट्री के वक्त मेरे को क्या क्या चीज़ें एसेट में और क्या क्या चीज़ें लायबिलिटी में प्लस माइनस करनी है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं हम अपनी। सॉल्व में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 करवाऊंगी, लेकिन ये थोड़ी सी इजी है, तो मैं आपको अटेम्प्ट करने का तरीका ये बता रही हूँ। जैसे राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। अब कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसमें कौन से दो आपकी ट्रांजैक्शन इफेक्ट होंगी, एक तो कैश होगी और एक कैपिटल होगी। तो या तो चाहे आप अपनी बुक में लिख लीजिए, या फिर चाहे आप एक पीस ऑफ पेपर पे लिख लीजिए। जैसे मैं करती थी कि मैं रफ शीट पे लिख लिया करती थी कि ये चीज़ इस क्वेश्चन में इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 3 अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें मुझे क्या क्या चाहिए होगा। कैश, ये हो गई मेरी एसेट साइड, और इधर अब मैं कर लेती हूँ लायबिलिटी साइड। इधर मेरा कैश इफेक्ट हो रहा है, इधर लायबिलिटी साइड मेरा कैपिटल हो रहा है। सेकंड है फर्नीचर परचेज फॉर कैश। तो इसमें एक तो फर्नीचर जुड़ जाएगा, दूसरा कैश है, कैश में इफेक्ट होगा, कैश मेरे पास पहले से है। ओके, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। गुड्स मतलब स्टॉक, और आपने अगर परचेज करें तो आपके मतलब क्रेडिटर बढ़ गए। ठीक है, तो क्रेडिटर आप ऐड करेंगे। फिर सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग इतना टू मोहन फॉर कैश। ओके, तो आपने गुड्स बेचे हैं तो आपका उसमें स्टॉक इफेक्ट होगा। मोहन को बेचे हैं लेकिन कैश में बेचे हैं, इसका मतलब डेटर्स तो नहीं है, तो कैश इफेक्ट होगा, वो आपके पास है। ओके, और क्योंकि 10,000 के 14,000 में बेचे हैं तो 4,000 का प्रॉफिट आ गया, उसको आप कहाँ ट्रीट करेंगे, उसको आप कैपिटल में ट्रीट करेंगे। ठीक है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो कैश आएगा फिर कैपिटल आएगा। ठीक है, मेरे पास है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस इनकम क्या होती है हमारी, लायबिलिटी होती है, तो एडवांस इनकम लायबिलिटी होगी, ऐड हो जाएगा। कैश मिलेगा मुझे इसमें, तो वो मेरे पास पहले से है। पेड टू क्रेडिटर्स महेश इन फुल सेटलमेंट। आपने महेश को फुल सेटल कर दिया पेमेंट करके, तो आपके क्रेडिटर गए और कैश गए। ठीक है, मुझे और कोई नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है इसमें। सोल्ड गुड्स फॉर कैश इतना इतना, और आउट ऑफ विच, ठीक है, गुड्स और कैश इफेक्ट हो रहे हैं इसमें, और क्रेडिट डेटर्स बनेंगे, क्योंकि इसमें पार्टली पेमेंट कैश में हुई है, पार्टली पेमेंट क्रेडिट पे हुई है। डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, एसेट पे लगेगा, और डेप्रिसिएशन का कहाँ प्रभाव पड़ता है, कैपिटल पे पड़ता है। तो इतने मुझे एसेट पे बताने हैं और इतने चीज मुझे लायबिलिटीज में बनानी है। अब ये तो हो गई आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 बताती हूँ, क्योंकि सॉल्व में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 ही करवाऊंगी।
उस पर चलते हैं, उसमें क्या क्या है हमारा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश हो गया मेरा और कैपिटल हो गया मेरा, ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट खोला तो बैंक भी चाहिए भैया मुझे, और वो कैपिटल में चला जाएगा तो कैपिटल है मेरे पास। परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर 12 लाख पेड बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम SBI। अब मैंने आपको वो लोन वाले ट्रीटमेंट के वक्त ही बता दी थी कि बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग में जाएगा, बैंक में जाएगा, उसके बाद मेरा यहाँ लोन भी ऐड हो गया, वो भी जाएगा। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, इसकी मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दी थी कि कैसे होगी। तो इसमें हमारे पास बैंक चाहिए, कैपिटल चाहिए, लोन चाहिए, तीनों चीजें हैं हमारे पास। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट, ठीक है। गुड्स खरीदे मतलब स्टॉक, और क्रेडिट पे खरीदे मतलब क्रेडिटर, ठीक है। गुड्स रिटर्न टू सोहन, ठीक है। गुड्स रिटर्न करें मतलब स्टॉक ही वापस किया है, क्रेडिटर को वापस किया, दोनों मेरे पास हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट टू राम। आपने गुड्स बेचे, ठीक है, गुड्स इफेक्ट होंगे और डेटर्स इफेक्ट होंगे, आपके डेटर्स, क्योंकि आपने क्रेडिट पे बेचे हैं। आपने बिजनेस से गुड्स विड्रॉ कर लिए पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। आपके क्वेश्चन में कहीं भी पर्सनल यूज लिखकर आता है, फॉर पर्सनल ब्रैकेट में लिखकर आता है, कैसे भी लिखकर आता है, आप उसको ड्राइंग कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी लाइन लिखकर आती है कि कार परचेज्ड फॉर पर्सनल यूज, और उसने ये नहीं बताया कि बैंक से पैसा लिया, बिजनेस से पैसा लिया है, तो आप उसकी एंट्री ही नहीं करेंगे अपने उसमें, क्योंकि वो उसका ओनर का अपना मुद्दा है, बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। टू गुड्स, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब, एक्रूड इंटरेस्ट मतलब आपको ड्यू था लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो एक्रूड इंटरेस्ट हो जाता है आपका एसेट, और उसमें मिलेगा क्योंकि उसकी जो बेनिफिट होगी वो कैपिटल में ऐड होगी, तो मेरे पास है। उसके अलावा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, सॉरी, कमीशन आपको एडवांस में मिल गया। एडवांस पेमेंट क्या होती है? आपकी लायबिलिटी, ठीक है। फिर कैश रिसीव फ्रॉम राम। राम कौन था हमारा? राम था हमारा डेटर, ठीक है, उससे आपको पैसा मिला। अब देखो इसमें लिखा नहीं है फुल सेटल्ड, ठीक है, जैसे हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 3 में लिखा था फुल सेटल्ड, तो इसका मतलब इसने पूरे पैसे नहीं दिए हैं, डेटर्स हमारे फुल सेटल्ड नहीं हुए, सिर्फ 10,000 की पेमेंट करी है इसने। अभी भी इसके पास राम का हमारा कितना था भाई? राम के पास हमारे पास 50,000 के गुड्स थे, उसमें से उसने 10,000 की पेमेंट कर दी है, अभी उसको 40,000 और दे रहे हैं। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने इसका फॉर्मेट पहले से बना रखा था कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसकी ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ओके, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड ओपन बैंक अकाउंट विथ 4 लाख। तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्टार्टेड बिजनेस या बिजनेस कमेंस्ड। कैश हमारे पास है 1 लाख, ठीक है, और बैंक में हमारे पास है 4 लाख, 40 हो गया तो 4 लाख। बिल्डिंग 0, स्टॉक 0, डेटर्स हमारे पास है नहीं, एक्रूड इनकम अभी नहीं हुई, क्रेडिटर्स नहीं हुए, लोन नहीं हुए, एडवांस इनकम नहीं हुई, और कैपिटल बन गया हमारा 5 लाख का। अब हम देखेंगे अपनी सेकेंड ट्रांजेक्शन। सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर ₹12 लाख पेड बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम SBI एंड लोन की अमाउंट दे रखी है 10 लाख। अब ये वही ट्रीटमेंट है जो मैंने आपको समझाई थी लोन की ट्रीटमेंट के वक्त, जब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही थी आपके, उस वक्त जो मैंने समझाई थी, ये वही ट्रीटमेंट है। अब तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? यहाँ हम लोग लिखेंगे
बिल्डिंग परचेस्ड ऑन लोन। ठीक है, अब उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बिल्डिंग की लिखते हैं अमाउंट। ओके, बिल्डिंग हमारी थी 12 लाख की, जिसमें नेक्स्ट स्टेप हमने क्या लिया था, हमने लिया है लोन। ठीक है, तो 10 लाख आपका लोन हो गया, लाइबिलिटी हो गई। और अब जो ये 2 लाख का बैलेंस पेमेंट है वो कहाँ से डिडक्ट होगा, वो डिडक्ट होगा हमारा बैंक से। ओके, बाकी की ट्रांजैक्शंस में कोई भी चेंज नहीं आए हैं। एंड प्लस 0। अब हम यहाँ पर ये एक लाइन खींच लेंगे और टोटल यहाँ लिख देंगे। प्लस लगा देते हैं हर जगह। प्लस 5 लाख। ओके, अब ये हर इक्वेशन, हर ट्रीटमेंट के बाद आप एक लाइन जरूर खींच दीजिएगा, ताकि अगर हम लोग साथ के साथ टोटल करते हुए इसको चलेंगे तो अगर कोई एंड में आके अगर हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं करती है तो हमें आइडिया रहेगा कि हम लोग को कौन सी ट्रीटमेंट पे जाके उसे चेक करना है। अदरवाइज ये बहुत, हर चीज़ को बार बार कैलकुलेट करके देखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ओके, नाउ थर्ड इक्वेशन है हमारी, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹20,000 एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख। तो आपने 1 लाख की इंस्टॉलमेंट पे की है और 20,000 इंटरेस्ट पे किया है। अब 20,000 इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट पेड। ओके, तो जो 20,000 इंटरेस्ट के हो गए वो कहाँ से गए, आपके बैंक से गए। बिल्डिंग में आपका कोई चेंज नहीं हुआ, बिल्डिंग आपकी वैसी की वैसी है, बाकी किसी चीज में कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ 1 लाख की इंस्टॉलमेंट कहाँ से गई, सॉरी, ये 1,20,000 होगा। इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट दोनों ही बैंक से जाएंगी। 1 लाख की इंस्टॉलमेंट कहाँ से कम होगी, लोन से कम होगी, और जो आपने इंटरेस्ट पे किया है वो आपका कैपिटल से जाएगा। ओके, तो अब हम अपनी नेक्स्ट इक्वेशन नई लिख लेंगे। कैश बैलेंस 1 लाख, ये हो गया 80,000 प्लस 12 लाख प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस अभी 9 लाख का स्टैंड है हमारे पास लोन का, एंड दिस विल बी 4,80,000। 4,80,000। ओके, तो ये आपकी लोन की ट्रीटमेंट हो गई पूरी। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, फोर्थ पे, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट। ओके, आपने रोहन से गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे, तो गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब गुड्स परचेज हुए हैं तो उसमें क्या क्या हमारे चेंजेस आएंगे। एक तो हमारा स्टॉक ऐड हो जाएगा 1 लाख से। ओके, तो स्टॉक में एडिशन होगा 1 लाख का, और क्योंकि आपने क्रेडिट पे खरीदे हैं तो आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे 1 लाख से। होगी बैलेंस इक्वेशन, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। तो वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं ना जैसे मैंने आपको समझाया था। 12 लाख, खुशी होगी ज्यादा, 1 लाख, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू, ये हो गया 1 लाख प्लस 9 लाख प्लस 0 प्लस 4,80,000। ओके, अब फिफ्थ पे चलते हैं। गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 20,000। अब आपने जो अभी यहाँ पर एक गुड्स खरीदे थे क्रेडिट पे, वो आपने उसे वापस कर दिए।
ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, कोई डैमेज हो सकता है, कोई प्रोडक्ट जो आपने खरीदा था तो आपने वापस कर दिया। तो फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे गुड्स रिटर्न्ड। ओके, तो अब गुड्स रिटर्न किए, जब हमने गुड्स परचेज किए थे तो स्टॉक में ऐड हुआ था, वैसे ही अब जब गुड्स वापस करेंगे तो उसे डिडक्ट करेंगे 20,000, और इसी के साथ हमारे जो क्रेडिटर थे वो भी कम हो गए 20,000 से, क्योंकि आपने 20,000 के 20,000 के गुड्स तो आपने वापस कर दिए, विच मीन्स कि अब आपको सिर्फ 80,000 रुपीज अपने क्रेडिटर को देने पड़ेंगे। ओके, तो अब इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। ये भी 80,000, जीरो, ये भी 80,000 प्लस 9 लाख प्लस जीरो प्लस 4,80,000। नाउ next will be goods sold costing 40,000 for 50,000 on credit to राम। ओके, तब इसमें क्या चीज देखने वाली है, सी, आपने गुड्स बेचे, गुड्स सोल्ड, ठीक है, सोल्ड कितने के, कॉस्ट क्या थी उनकी 40,000, ठीक है, और सेल्स कितने पे हुई उनकी 50,000। ओके, बैलेंस कितना आया 10,000। अब ये स्टॉक में से डिडक्ट होगा, ये कैश में ऐड होगा, और ये कैपिटल में ऐड होगा। ओके, तो अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम लोग, गुड्स, सॉरी एक चीज मैंने गलत बोल दी, ध्यान से उतर गया मेरे कि कैश पे नहीं, आपने क्रेडिट में बेचा है तो आपके डेटर्स में ऐड होगा ये, सॉरी। तो आपके गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, इधर कुछ चेंज नहीं आएगा, बैंक में कुछ चेंज नहीं आएगा, बिल्डिंग में कुछ चेंज नहीं आएगा, आपका स्टॉक डिडक्ट होगा कितने से 40,000 से, और आपके डेटर्स इंक्रीज होंगे 50,000 से, और अब ये बैलेंस कहाँ जाके ऐड होगा, आपके कैपिटल में। $12 लाख, ये 40,000, 50,000, जीरो, 80,000 प्लस 9 लाख प्लस जीरो प्लस 4 लाख, सॉरी 90,000। ओके, 4 लाख यहाँ लिख देते हैं, 4,90,000, ये हो गई बैलेंस। अब सेवेंथ, टुक गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ओके, तो अब आपने गुड्स जो थे वो विड्रॉ कर लिए, एक ओनर ने बिजनेस से गुड्स निकाली है, तो आपकी ड्राइंग्स हो गई, तो गुड्स विड्रॉन, तो गुड्स विड्रॉन होंगे तो उसमें आपका क्या क्या इफेक्ट होगा, एक तो आपकी जाएगी स्टॉक में से कितने के आपने गुड्स विड्रॉ कर लिए 10,000 की, तो आपका 10,000 से स्टॉक डिडक्ट हो गया, और जिसका कोई नहीं होता उसका कैपिटल होता है, ठीक है, ये हो गई बैलेंस। ये 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 12 लाख प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस जीरो 80,000 जीरो एंड प्लस 4,80,000।
ओके, नाउ 8th कम पड़ेगा तो शायद पेज। 8th की ट्रांजेक्शन क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। मतलब ये क्या होता है आपका? एक्रूड इनकम होती है आपकी एसेट। ओके, तो 5000 से आपकी एक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगी प्लस, और ये आपका कैपिटल को बढ़ा गई, आपकी इक्विटी को बढ़ा गई। अभी आपको रिसीव नहीं हुई है, जब वो रिसीव हो जाएगी तो उसकी ट्रीटमेंट हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमें अब कुछ नहीं मिल रहा कि कोई हमारा आइटम इस पे और टच नहीं हो रहा, तो अब हम इसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। ओके, फिर से एज इट इज फिगर्स आ जाएंगी नीचे उतर के। आप चाहे तो यहाँ पर भी +000 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। उससे क्या होता है ना, आप यहाँ लिखने चलते हो फिर आप वैल्यूज को रिपीट करना स्टार्ट कर देते हो, इस वजह से एरर के चांसेस है ना बढ़ जाते हैं, और थोड़ा सा कंजेस्टेड भी हो जाता है, इसलिए मैं तो इग्नोर ही करती हूँ लिखना। बाकी आपको जैसे भी सही लगे। 4,85,000। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारी आसन खत्म हो गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट। अच्छा, 8 की तो मैंने ट्रांजैक्शन लिखी ही नहीं, बताया भी नहीं। ओके, एक्रूड इनकम। नेक्स्ट है हमारा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई इनकम हमारी ड्यू नहीं है लेकिन हमें पहले ही रिसीव हो जाती है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाती है, इसलिए एडवांस इनकम आपकी लाइबिलिटी साइड पे लिखी होगी। और आपको क्या रिसीव हुआ है? कैश रिसीव हुआ है, ठीक है। तो आपकी ये जो आपको कमीशन मिला है वो कैश में ऐड हो जाएगा और इधर एडवांस इनकम में ऐड हो जाएगा। ओके, इसको बैलेंस कर देंगे। विजिबल है तो आपकी 8th ट्रांजेक्शन थी, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, तो ये 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 12 लाख प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000 80,000 प्लस 9 lakh plus 20,000 and plus 4,85,000. Okay, now ये 9th थी, लास्ट एंट्री कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। अब राम आपका क्या था? राम आपका डेटर था जिसको आपने 6th एंट्री में क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करे थे। ओके, अब राम से, क्योंकि देखो आपके क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा हुआ, ओके, तो इसका मतलब आपको जो अमाउंट मिली है फुल सेटलमेंट में नहीं मिली है, उसने अभी पार्टली पेमेंट करी है, ठीक है। उसका वो बनता कितना था? 50,000 बनता था, जिसमें से उसने पे कितना किया आपको? उसने आपको पे किया है 10,000। ओके, तो अब पे क्या हुआ आपको? यहाँ लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। ओके, तो 10,000 आपको रिसीव हुए प्लस, और 10,000 से आपके डेटर्स कम हो जाएंगे। तो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। कितना था? 1,30,000 प्लस 80,000 प्लस 12 लाख प्लस 30,000
प्लस 40,000 प्लस 5,000 इज इक्वल्स टू 80,000 प्लस 9 लाख प्लस 20,000 एंड प्लस 4,85,000। ओके, तो अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे कि बैलेंस शीट में ये कैसे आप इसको प्रेजेंट करोगे। जैसे मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया था, जिसमें पहले ऊपर बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम या फिर जिसके लिए भी आप बना रहे हो उसका नाम, और एज एट यहाँ पर डेट आती है। ओके, अब लाइबिलिटीज साइड क्या क्या आएगा वो हम लोग लिखते हैं। लाइबिलिटीज साइड हमारा क्या क्या लिखा हुआ था? कैपिटल, कैपिटल कितना था हमारा एंड में? 4,85,000। ओके, एडवांस इनकम या फिर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, जो भी आप लिखना चाहो, 20,000। लोन SBI लिख दो ब्रैकेट में, 9 लाख। क्रेडिटर्स 80,000। एसेट साइड क्या क्या था? कैश 1,30,000। बैंक 80,000। स्टॉक 30,000। बिल्डिंग 12 लाख एंड डेटर्स 40,000। अब इसका टोटल कर लेंगे। इसका टोटल आएगा अच्छा, आपकी एक चीज़ रह गई इसमें, यहाँ लिख लेते हैं। क्या रह गई? एक्रूड इनकम 5,000। ओके, तो ये हो गया 5, 8, 13, 14,85,000 एंड 5, 8, 14,85,000। आप चाहो तो कैलकुलेटर से टोटल करके देख सकते हो या अपने आप ही करो, एग्जाम के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये हो गई बैलेंस शीट। यहाँ देखो हमारा लाइबिलिटीज और एसेट साइड बराबर आ गया। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग जर्नल एंट्रीज की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।